सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 4 का अगला पार्ट हम करेंगे। कल काफ़ी चीज़ें हमने कर ली थी, टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी कर ली थी इसमें। 3 टियर 2 टियर आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है टेक्निकल वाला। ई कॉमर्स की कल हमने ऑलमोस्ट बहुत हद तक की रिवीजन भी कर ली थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जब थोड़ा सा हमको बोर हो जाएगा तो हम किसी स्टूडेंट को, कौन है, ऐश्वर्या को बोलेंगे गाना गाने के लिए। ऐश्वर्या का नंबर है कि नहीं? ऐश्वर्या आई है कि नहीं आई है आज? ऐश्वर्या जी आप हो या नहीं हो? कौन सा गाना गाओगे? चलिए टाइम पे बताना, जब 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 हम आपसे बोलेंगे गाना गाना करके। ठीक है, हमारी क्लास में किसी भी लैंग्वेज का गाना आप गा सकते, कोई दिक्कत सी नहीं है। एक बार फेस टू फेस क्लास में एक लड़के ने कौन सा गाना गाया होगा? भोजपुरी सॉन्ग गाया था। वो भी कौन सा? लगावे जब तू लिपस्टिक वाला गाना गा दिया था। मैंने कहा बच्चे बवाल होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं बिल्कुल। हाँ क्या बोल रहे? गजोदर भैया रॉक्स। करेक्ट, गजोदर भैया ऑलवेज रॉक्स। कोई कोई इसमें मतलब देयर इज नो पॉइंट। गजोदर भैया बहुत कड़क कैरेक्टर है। और जब तक सीए का सिलेबस रहेगा, जब तक ये रहेगा, जब तक मैं क्लासेस लेता रहूँगा, तब तक गजोदर भैया का एग्जाम्पल मैं लेता रहूँगा। चलिए, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। गजोदर भैया इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम बिहार। अरे भैया हमारे बेस्ट फ्रेंड कहाँ से रहेंगे, मैं थोड़ी ना हूँ बिहार से। गजोदर भैया तो पूरे इंडिया में पॉपुलर है। उनकी उनका फैन बेस अलग है। देर आर सम स्टूडेंट्स हैव नॉट ज्वाइंड येट। क्या हो गया आज, बच्चे कहाँ चले गए? चलो, नाउ वी कम टू द रिस्क एंड कंट्रोल पार्ट इन ई कॉमर्स। अब ये थोड़ा सा जो है ये टेक्निकल होने वाला है कि रिस्क क्या होती है। ये तो हमने ऑलरेडी आपको कॉमन पूल में बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें, अगर आपको याद है तो हमने बताया था आपको रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होता है। तो रिस्क क्या होता है ये हम आपको वापस नहीं बताएंगे, बिकॉज बेटा वो ऑलरेडी कॉमन पूल पार्ट में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली रिस्क क्या होता है, आपको संभावित जो नुकसान होने वाला है उसको बोलेंगे रिस्क। जैसे एग्जामिनेशन में फेलियर फेस कर सकते हो, ये रिस्क है। उसके बाद आपका रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है, ये रिस्क है। आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, ये रिस्क है। जब रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, जब रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे हम उसको जो टर्म यूज करते हैं हम उसको बोलेंगे रिस्क मटेरियलाइज हो गया। व्हाट डू वी कॉल इट? दैट रिस्क हैज मटेरियलाइज्ड। इसका मतलब है कि रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जस्ट वेट अ सेकेंड, शायद बहुत आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। आई जस्ट सी कि क्या मैं ठीक कर सकता हूँ। वेट। आई गेस अब थोड़ा सा ठीक हो गया होगा। चलिए बात करें तो हम लोग रिस्क की। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आपको ये समझना है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि कितने टाइप की रिस्क है। देखो कितना बड़ा आंसर है, ई कॉमर्स में कितने टाइप की रिस्क है। तो बहुत बड़ा ये आंसर है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जहां पर रिस्क है वहां पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। कंट्रोल के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कंट्रोल क्या होता है। बेसिकली रिस्क को लिमिट करने वाली जो चीज़ है या जो प्रिवेंटिव मेजर्स आप लगाते हो उसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल। फिर हम लोग देखेंगे दैट हु शुड कीप कंट्रोल इन ई कॉमर्स, देन हाउ हाउ लाइक आप लोग इसमें कंट्रोल कैसे मेंटेन करोगे, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल इन ई कॉमर्स। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, उसमें आपको देखना है इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 315 भी देखेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग यहाँ तक पहुँच गए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में? क्या आप लोग SA 315 तक पहुँचे या नहीं पहुँचे अब तक? अच्छा, यहाँ तक आप नहीं पहुँचे, तो कहाँ तक के आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हो चुके अभी तक? 505, ओके। 299 और ये वाला रेंज आपका स्टार्ट नहीं हुआ क्या 300 का? मतलब ऐसे बीच बीच से ओके ओके ओके, एज पर द चैप्टर्स आर मूविंग अहेड उस हिसाब से जो है उसको लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बता देंगे आपको कि ऐसे 315 क्या होता है, बिकॉज उसका रेफरेंस आने वाला है, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा उसका रेफरेंस। देन प्रिंसिपल्स एड्रेसिंग की साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स।
कुछ वे आउट दिया हुआ है कि इन चीज़ों को ध्यान रखने से आप ई कॉमर्स में एक संभावित खतरे को टाल सकते हो। तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स इन ई कॉमर्स फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी रिस्क, वो भी हमको देखना है। फिर उसके बाद लॉ स्टार्ट हो जाएगा, गाइडलाइंस एंड लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रिस्क की बात करेंगे। जैसे हमने आपको बताया, रिस्क क्या होता है, आपको होने वाला संभावित नुकसान। अगर रिस्क मटेरियलाइज होती है तो आपको नुकसान हो जाएगा, बराबर। अब ई कॉमर्स में कौन कौन से टाइप की रिस्क होगी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या ई कॉमर्स में कोई रिस्क होती है क्या लग रहा है आपको, वेदर ई कॉमर्स हैज़ एनी रिस्क? क्या रिस्क हो सकती है, कुछ भी बताइए आप। मैं जो है आपके आंसर यहाँ पर लिखता चला जाऊँगा। क्या उसको इलैबोरेट कर सकते हो आप, लाइक व्हाट डू एग्जैक्टली मीन टू से बाय सिक्योरिटी? मतलब आप कस्टमर के एंगल की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ओके। और मैं चाहता हूँ बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करें। क्या था? मैंने पूछा कि ई कॉमर्स में क्या क्या रिस्क हो सकती है। आप मुझे थोड़े से पॉइंट्स बताइए, फिर तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट मैं थोड़ा आप पे भी जानना चाह रहा हूँ। एक बच्चे ने बोला सर सिक्योरिटी का दिक्कत है, और दोनों के एंगल से बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉड किसके एंगल से? मेजॉरिटी किसके एंगल से फ्रॉड होता है? वेंडर के एंगल से फ्रॉड होगा, बिकॉज फेक परचेस लोग कर सकते हैं ना। फ़ोन मंगाया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हमने फ़ोन मंगाया, उसका हमने मतलब मैंने नहीं करा जो एग्जांपल बता रहा हूँ, फ़ोन मंगाया, फिर उसके ओरिजिनल पार्ट्स निकाल लिए और क्या करा, डुप्लीकेट पार्ट्स डाल के उसकी जो है वो रिटर्न की रिक्वेस्ट वहाँ पर रेज कर दी। ये होता है भैया फ्रॉड वाला केस। तो वेंडर के साइड से हमेशा फ्रॉड की रिस्क जो बेटा वो बनी रहती है। और क्या बताओगे आप, कुछ और पॉइंट बताना चाहोगे? एनीथिंग मोर यू वांट टू से? हाँ, तो क्या है उस रिस्क का नाम, क्या क्या बोले आप, थोड़ा बताना क्लियरली। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू loss of प्रॉपरली। internet connection, लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, थ्रेट टू लोकल मार्केट। ओ हो, तो आप कह रहे हो कि ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, तो बेटे वो रिस्क नहीं है। सी अंडरस्टैंड, हम इसको रिस्क नहीं मान सकते, बिकॉज ये तो बिजनेस पॉलिसी है। अब जैसे जियो आया तो सबकी हवा टाइट हो गई। अब जैसे डीमार्ट कहीं पर जाता है तो उस सिटी के जो सारे लोकल, जो आपके लोकल स्टोर होते हैं ना, गजोदर भैया वाले जैसे, जो सिद्धि विनायक जैसे, इनकी सबकी हवा टाइट हो जाती है, बिकॉज डीमार्ट सस्ता बेचता है, अच्छा बेचता है और बड़े लेवल पर बेचता है। तो ये तो बस बिजनेस में कंपटीशन, आप इसको रिस्क नहीं मान सकते, यू कैन नॉट कंसिडर एज अ रिस्क। लॉस ऑफ इंटरनेट आई कैन अंडरस्टैंड, और बताइए। डिफेक्टिव गुड्स आपको मिल जाते हैं, है ना, आईफोन ऑर्डर करा, ईट मिल गई, ये बहुत पीछे हुआ है, बवाल भी हुआ था इस पे। तो डिफेक्टिव गुड्स, या फिर आपको टूटा फूटा गुड्स मिलता है ना, तो ये भी रिस्क होती है। और वेरी गुड, हैकर्स, वेबसाइट हैक हो सकती है पूरी की पूरी, फ्लिपकार्ट का हैक, अमेजॉन हैक, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। आपने राहुल गांधी का मीम मीम देखा होगा ना, खत्म टाटा बाय बाय yes. ऐसा हो सकता है। और क्या, और और एक पॉइंट बता दीजिए, फिर मैं आपको ले चलूंगा आंसर पे। हाँ, कोई बच्चा बताएगा? ऐश्वर्या जी आप बता दीजिए। सर, नो पर्सनल रिलेशन। नो पर्सनल रिलेशन, अच्छा, मतलब कि आप गुड्स को फिजिकली जो है चेक नहीं कर सकते, ये आपको कहना है। नहीं सर, बिजनेसमैन के साथ कोई अपना रिलेशन नहीं हो सकता है ना ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग। तो बेटा हमको रिलेशन रख के करना क्या है? सर, डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलता है किसी लोकल मार्केट अच्छा, में, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मतलब जो यहाँ पर देखो बच्चों का थिंकिंग है खतरनाक जा रहा है। अगर भैया पहचान के है, तो भैया को बिल्कुल कन्विंस करेंगे
अरे भैया बस मतलब मैं तो आपकी सोसाइटी में रहता हूँ, अरे मैं रोज का गिराई हूँ। अरे क्या बात करो यार, पिछली बार तो आपसे मैं जो है वो लेकर के था, अरे क्या मतलब इतना डिस्काउंट दोगे, इतना इमोशनल अत्याचार कर देंगे बिल्कुल, मतलब भैया बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या, ले भैया डिस्काउंट ले जा। तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता ऑनलाइन में, बट वी कैनॉट कॉल दैट एज अ रिस्क। चलिए, बट आपका पॉइंट वैलिड है कि आपका रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। चलिए, बट बात करेंगे अभी इंस्टीट्यूट के जो पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे, रिस्क क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो रिस्क है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया, कस्टमर्स के रिलेटेड रिस्क और आपके वेंडर के रिलेटेड रिस्क। ऐसा एक कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन यहाँ पर नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा कोई डिस्टिंक्शन यहाँ पर नहीं, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसमें बनाया हुआ है, करेक्ट। तो चलिए इसको देखेंगे। तो बहुत सारी जो रिस्क है हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सर एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कोई भी 6 पॉइंट आपको लिखना है, वहां पर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ये वेंडर का रिस्क है कि ये कस्टमर का रिस्क है, वो बाइफर्केशन आपको माइंड में रखना है, लिखना आपको नॉर्मल पॉइंट वाइज ही। तो कोई भी 6 पॉइंट आप इसमें से याद रखो। तो चलिए हम आपको कैटेगराइज जो है वो कर देंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे रिस्क, कस्टमर के एंगल से रिस्क की बात करेंगे। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर। आपको देखो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना है, अगर आप बीच में अगर हाथ छूट गया आपका, तो आपने मेरे को रुका के बोलना है कि सर मैं पीछे छूट गया, प्लीज मुझे साथ में ले चलो, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा ना आप पीछे छूट गए। बेटा तो आपकी जिम्मेदारी है खुद का ध्यान रखना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो अगर आप पीछे छूट जाते हो तो मुझे रुका के वापस मेरे साथ चलो आप, बिकॉज पीछे अगर आप पीछे हो गए, ट्रैक छूट गया तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले कस्टमर के एंगल की रिस्क की बात करेंगे, जो एक बच्चे ने बड़ी प्रॉपर्ली बताया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपका जो डेटा है बेटा वो ई कॉमर्स के वेबसाइट पर है, तो आपका डेटा एक्सपोज हो सकता है, वो हैक हो सकता है। आपका जो ऑनलाइन पेमेंट का डेटा है वो भी ई कॉमर्स के वेबसाइट पर रहता है, तो देर इज ए रिस्क दैट दिस डेटा कैन गेट एक्सपोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब बोलोगे सर फिर तो हमने ट्रांजैक्शन करना ही नहीं चाहिए, नहीं, हमने अगर आपको याद है तो हमने आपको फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर देखा था, प्राइवेसी पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज इस टाइप की रिस्क होती है, करेक्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का कनेक्शन आना चाहिए। क्वालिटी इश्यूज मतलब डिफेक्टिव गुड्स, जो आपने बोला था, क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं कि आपको आपने हरे रंग का कोई तो अपैरल ऑर्डर करा, वो ब्लैक टी शर्ट आ गया, क्वालिटी इश्यूज। आपने कुछ तो ग्लास का मटेरियल, कुछ एंटीक पीस ऑर्डर करा था, वो टूटा फूटा आ गया बिल्कुल। आपने मोबाइल फोन ऑर्डर करा था, वो आपको लगा ब्रांड न्यू है लेकिन आपको यूज्ड फोन प्रोवाइड कर दिया गया, सो दैट इज अ क्वालिटी इशू दैट कैन हैपन ऑन। तो कस्टमर के एंगल से सोचिए आप। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। डिले मतलब कैसे, डिले इन डिलीवरी, डिले इन डिलीवरी। एंड सर व्हाट आर हिडन कॉस्ट। नॉर्मली तो नहीं होता है, बट इनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि जो शिपिंग चार्जेस है वो सीधा आपको जब आप ये करोगे, व्हाट वी कैन से, चेकआउट करोगे उस टाइम पे आपको पता चलेंगे, या इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब पता चलेंगे, या पेमेंट गेटवे चार्जेस आपके अकाउंट में से कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सीधा बैंक स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा। दैट कैन हैपन। बट अभी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, बैंकिंग का पॉलिसी भी बदल गया है, तो ये चीज़ें बहुत नेग्लिजिबल अभी हो गई। लेकिन 0.001% भी अगर रिस्क है तो अपन इसको इधर ही कंसिडर करेंगे, करेक्ट। तो डिले इन गुड्स हो सकता है, या फिर उसका क्वालिटी का दिक्कत भी हो सकता है। नीड ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट। देहात में गजोदर भैया रहते हैं, उनके अगर देहात में इंटरनेट नहीं है तो ई कॉमर्स तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इंटरनेट नहीं तो ई कॉमर्स नहीं, मतलब कस्टमर के एंगल से सोचिए और वेंडर के एंगल से भी। इंटरनेट नहीं तो उसको धंधा नहीं करते आएगा, और इंटरनेट नहीं तो तुमको भी उसको यहाँ पर जाकर शॉपिंग नहीं करते आएगा। ये देखिए सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज। ये पीछे बहुत चला था कि हम बैंक से बोल रहे हैं आपका ओटीपी चाहिए, आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, आपका ओटीपी चाहिए, ऐसा दिक्कत हो सकता है। हैकर्स बैठे होते हैं, उनको पता है कि आपने क्या आपका कार्ड नंबर पंच करा है, और फिर वो क्या करेंगे, बैंकर बन के आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि भैया ओटीपी दे दो, ये दे दो। तो ये पहले केसेस बहुत होते थे, लेकिन अब तो जनता अवेयर हो चुकी है, तो ऐसी दिक्कत अभी नहीं आती है। तो अगर आप देखो तो ये कुछ रिस्क है कस्टमर के एंगल से। क्या क्या आपको याद करना है कि भैया मुझे खराब गुड्स आ सकता है, तो क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मेरे क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। हिडन कॉस्ट जो है वो मेरे को लग सकती है, और अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। तो ये है कस्टमर के रिलेटेड रिस्क। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी बेटा 6 पॉइंट लिखना है,
सी अंडरस्टैंड, आपको रीडिंग सब कुछ करना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एग्जाम के टाइम पे आपको उन्हीं पॉइंट्स को याद करके लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा याद करो कि इतने बड़े आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कुछ कस्टमर के पॉइंट्स और एक कुछ वेंडर के पॉइंट्स। बिकॉज इफ यू गो ऑन लर्निंग एवरीथिंग तो टाइम कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना है। हाँ, रीडिंग आपको पूरा करना है एमसीक्यू के एंगल से, बिकॉज अगर एक बार रीड किया है तो एमसीक्यू आपको आ ही जाएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे वेंडर के एंगल से, वेंडर के एंगल के रिलेटेड रिस्क। वेंडर की रिस्क क्या क्या हो सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ये मतलब है कि अगर आप देखो तो हमने देखे थे ना इश्यूज इन ई कॉमर्स, ऊपर देखा था हमने इश्यूज इन ई कॉमर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, उसमें एक पॉइंट था कि बहुत हाई स्टार्टअप कॉस्ट आपको लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट यहाँ पर आपको लग सकता है, मतलब नॉट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ऐसा लगता है सर वेबसाइट बनाने में क्या ही पैसा जाता है। आपको पता है वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, अगर आप एक बहुत अच्छी बढ़िया वाली और कस्टमाइज जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनाना चाहते हो। नॉर्मली कोई भी रेडी टू यूज वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो तो आपकी 10 से 15 हज़ार में भी बन जाएगी। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड कस्टमाइज स्टेबल बहुत अच्छी वेबसाइट, तो उस केस में आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आगे देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। सर एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनोनिमस? अननोन, अननोन। तो बेसिकली अभी वो फेक परचेसेस वाला ना यहाँ पर आ सकता है कि मल्टीपल लोग, मल्टीपल, एक आदमी कितने भी जीमेल अकाउंट बना लेगा, मोबाइल नंबर कितने भी ले लेगा और फेक परचेस करेगा। तो ई कॉमर्स को क्या पता कि ये जो बंदा परचेस कर रहा है ये जेन्युइन भी है कि नहीं। तो प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी इज ऑलवेज देयर। तो ये वेंडर के रिलेटेड रिस्क है कि उसको नहीं पता वो जिसको माल बेच रहा है वो एक्चुअल कस्टमर है कि साला ये फ्रॉड करने वाला बंदा है जो हमको ही चुना लगाने वाला है। तो एनोनिमिटी का दिक्कत रहता है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद है तो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करा है या फिर अपने ऑनलाइन पेमेंट भी करा है और आपके घर पे आने के पहले पहले आप क्या कर सकते हो, उसको ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। क्या आपने ऐसा कभी करा है? तो इसका ना सेलर पे बड़ा असर होता है, वो बैठ के रोता है बिल्कुल, उसको लगता है यार इतनी मैंने मेहनत करी, इतना मैंने कैश ऑन डिलीवरी के लिए, तो उसको और भी खर्चा आता है आपको जो है मतलब आप उसको पैसा दोगे फिर उसको पैसा कुछ दिन बाद मिलता है, ऑनलाइन पे मतलब जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा लग गया ना उसका। आपसे पैसा नहीं लिया जाता लेकिन सेलर को तो उसका चार्ज भरना पड़ता है। तो ये आप कभी भी क्योंकि जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। सेलर के लिए बेटा बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मे नॉट बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल। आप तो जानते ही हो फेक नंबर, फेक आईडीज बनाना कितना पॉसिबल है। तो बेसिकली ऊपर के पॉइंट को वापस नीचे उन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन किया हमारे यहाँ पर। फिर एक बच्चे ने बताया था यहाँ पर अच्छा पॉइंट, अटैक फ्रॉम हैकर्स, अटैक फ्रॉम हैकर्स। क्या हैकिंग हो सकती है? हाँ डेफिनेटली हो सकती है। तो वेंडर के एंगल से सोचो, फ्लिपकार्ट के एंगल से सोचो कि उसका सर्वर हैक हो गया, उसकी वेबसाइट को क्रैश किया गया, तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी इसका डबल इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा और एक मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या, अरे इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी हैक हो गया, मतलब इनकी सिक्योरिटी बड़ी बेकार है, तो कस्टमर वहाँ पर ऑर्डर डालना कम कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होगा और उसकी जो है वो रेपुटेशन को धक्का भी लगेगा। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस। देखिए जरा इसको पढ़ के समझना पड़ेगा। सर्विस टू कस्टमर may be denied due to non-availability of system as it may be affected by viruses, email bombs and floods। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि 2013 में जब फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज लाया था, उस टाइम पे उसकी वेबसाइट 10 मिनट के लिए क्रैश हो गई थी। वो जो रीजन था उसका क्रैश होने का बेटा, उसी को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। हम उसको बोलते हैं डॉस, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। सर ये क्या होता है? इमेजिन कीजिए कभी कभी आपके साथ भी होता है कि आप 8 घंटे आपने पढ़ाई कर ली तो आपकी दिमाग की प्लेट जो है ना वो गर्म हो गई, फिर आपको कोई और नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तो आप क्या कहते हैं, यार एक काम करो ना, अब तो मेरा दिमाग जो है वो गर्म हो चुका है, अब तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कल देखेंगे, विल सीट आफ्टरवर्ड्स, अभी तो कुछ भेजे में बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। बताइए क्या ऐसा आपके साथ कभी होता है? हैव यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग? सर ऐसा तो रोज होता है हमारे साथ। तो बेसिकली आपका जो माइंड है दैट इज गिविंग अ सिग्नल ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस।
तो इमेजिन करो माइंड की जगह पे सर्वर है, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई। एक सर्वर की कैपेसिटी होती है जो फ्लिपकार्ट ने लगाया होता है, नॉर्मली एक छोटे से छोटा जो सर्वर है वो मिनिमम 1 लाख रिक्वेस्ट एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। मतलब 1 लाख लोग अगर उस सर्वर को एक्सेस करें तो वो उनके जो है वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। और डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, जब उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और जब ओवरफ्लो होता है तो सर्वर बोलता है सॉरी आई कैन नॉट गिव मोर सर्विस, मेरे पास है ही नहीं कैपेसिटी। जैसे आप कहते हो कि मेरा दिमाग है लेकिन अभी कैपेसिटी खत्म हो गया है, तो ऐसा सर्वर भी बोलता है कि मेरी कैपेसिटी 1 लाख की थी, तुमने 2 लाख लोगों को भेज दिया, 2 लाख लोग एक्सेस करें, मैं कहाँ से इसको सर्विस दूँ, तो सर्वर सीधा क्रैश हो जाता है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस मोड में चला जाता है। तो ये वेंडर के रिलेटेड रिस्क हो सकती है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के सर्वर हो सकता है कि डॉस मोड में चले जाए, लेकिन अब वो नहीं होता बिकॉज अगर हम ये पढ़ रहे, हमको इस चीज़ का नॉलेज है, तो यार वो तो कंपनी चला रहे हैं ना, उनको भी इस चीज़ का नॉलेज तो है ही, तो ऑलरेडी बैकअप प्लान उनके पास होता है। गेटिंग दिस? सर जोन ऐसे ही होता है, मतलब अगर बेसिक यूजर रहेंगे ना, हाँ, पार्टिसिपेंट्स अगर नहीं उसके ऊपर आए तो फिर बड़ा अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। करेक्ट। ये ऑडिट ट्रेल्स का बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल के बारे में बताओ, आप ऑडिट के बच्चे हो, बताओ। यहाँ तक तो अभी अपने जो भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़े, ऑडिट ट्रेल तो वर्ड आया ही होगा आपके पास, बताइए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल? सीखा है नहीं सीखा है आपने? नहीं सर अभी तक नहीं हुआ, ऑडिट ट्रेल नहीं हुआ आपका अभी तक? और ऑडिट के आपके लेक्चर्स कितने हो गए? ऑडिट ट्रेल नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा, हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, दैट्स नॉट आवर पॉइंट टू लुक एट। मैं आपको बता देता हूँ ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ठीक है? ऑडिट ट्रेल बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ऑडिटर के खून में है ऑडिट ट्रेल, मतलब उसको चाहिए ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा ऑडिट करने में, और अगर ऑडिट ट्रेल नहीं है तो आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? हाँ बेटे, ऑडिट ट्रेल हद ज़्यादा, मतलब आप ये ऐसे कह लो कि इट इज़ द हार्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का हार्ट है, ऑडिट ट्रेल होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिटर ऑडिट ट्रेल को ही ढूंढता है हर जगह पे, अगर ऑडिट ट्रेल है तो ऑडिट मक्खन की तरह हो जाएगा। चलिए इस फैंटेसी वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल बट है सिंपल। सीआईडी देखा है आपने, या फिर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब खतरनाक चीज़ें देखते हो आप, है कि नहीं? तो सावधान इंडिया में क्या दिखाते हैं, क्राइम पेट्रोल में क्या दिखाते हैं कि ये क्राइम कैसे हुआ, करेक्ट? कोई तो केस स्टडी होती है, कोई तो क्राइम हुआ होता है, फिर दिखाते हैं घर है, लोग है, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारा दिखाते हैं और आपको पूरी स्टोरी एपिसोड के फॉर्म में दिखाते हैं। तो बेसिकली ऑडिट ट्रेल इज व्हाट, एनी ट्रांजैक्शन हैज 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट, और लास्ट में क्या होता है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ऑडिट ट्रेल इज नथिंग बट द कनेक्शन, द विजिबल कनेक्शन बिटवीन दीज 2 पॉइंट। बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऑडिट ट्रेल इज नथिंग बट विजिबल ट्रेल बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब ट्रेल का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रेल? ट्रेल का मतलब होता है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, आपको पता है कि ये साला स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा कैसे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो गई, ये क्राइम हुआ कैसे, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी सब यही है, ये क्राइम हुआ कैसे। आपने वो देखा होगा, एसीपी पूछता है दया से, अच्छा लाश जो है वो जमीन पर गिरी है और वहां पर एक होल है, मतलब गोली वहां से चली है, दिमाग पर गोली लगने से ये राइट हैंड साइड में गिरा, मतलब जो खूनी था वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर आपको सीआईडी का एपिसोड ही दिखाना है मेरे को, मेरा मेन इंटेंशन क्या है, ये बताना कि अगर ऑडिट ट्रेल अगर आपके पास है, अगर वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का आपके पास लेखा जोखा है, तो बता सकते हो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और इसका एंडिंग पॉइंट क्या था, ताकि हम बीच के रास्ते को देख सके। और अगर सारी स्टेप्स हमको पता है तो हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो बेसिकली उसी को हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल। एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के ऑडिट पर जाते हो, है ना, मोटा भाई के यहाँ पर जा रहे हो ऑडिट के लिए, जियो को ऑडिट करने जा रहे हो। अब जियो के वहाँ पर फिक्स एसेट्स का आप ऑडिट कर रहे हो, वहाँ पर आपने देखा कि एक जो फिक्स एसेट है उसकी एंट्री हो रखी है, एंट्री क्या हो रखी है, फिक्स एसेट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, ऐसा एक नॉर्मल जो एडिशन का एंट्री हो गया। ये एंट्री का आप ऑडिट कर रहे हो, तो ये एंट्री जो आपको वहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, दैट एंट्री इज नथिंग बट एंड पॉइंट दैट यू आर सीइंग, उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आपको नहीं पता। तो आपको जाकर के पीछे ढूंढना पड़ेगा कि ये फिक्स एसेट का कोटेशन किसने दिया, कौन से वेंडर से परचेस करा, इसका परचेस बिल किधर है, ये कौन से अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया, इसका पेमेंट कैसा हो रहा है, इस पे क्या कोई जीएसटी कंपोनेंट है क्या हमने उसको अलग किया है, क्या उसका कोई आईटीसी में सेट ऑफ मिलने वाला है क्या? आईटीसी मतलब टैक्स क्रेडिट होता है, जो जीएसटी में आप आराम से उसको देख लेना कि अगर आप फिक्स एसेट पे कोई जीएसटी वगैरह पे करते तो उसके आईटीसी के कुछ रूल्स हैं, तो क्या वो फॉलो हुआ है क्या, या हमने कि या जो जीएसटी का कंपोनेंट है क्या वो सारा के सारा हमने फिक्स एसेट में ऐड कर दिया है क्या। ये अगर सारी स्टेप्स आप चेक कर पाए, फिर आप हर एक स्टेप पर जाकर ऑडिटर की टिक लगाओगे। आप तो जानते हैं ना ऑडिटर की टिक कैसी होती है, कुछ इस हिसाब से ऑडिटर की टिक लगाओगे, तब आपको तसल्ली होगी कि ओके ये जो एंड पॉइंट पर ये एंट्री हुई है, नाउ इट इज प्रॉपर, नाउ इट इज ऑथेंटिकेटेड, बिकॉज नाउ यू नो द कंप्लीट स्टेप्स, नाउ यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट, सारी सीक्वेंशियल स्टेप्स आपको पता है कि यहां तक आने में कौन सा रास्ता यहां पर तय किया गया है। सो वो रास्ता, वो स्टेप्स, वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बीच का जो रास्ता है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल होना बहुत जरूरी है, अगर ऑडिट ट्रेल नहीं है तो ऑडिटर अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको नहीं पता कि मैं ऑडिट कैसे करूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑडिट ट्रेल जो है ऑडिट का हार्ट है, करेक्ट। तो जब अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे और बेटर आपको एग्जाम्पल्स मिले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं भूलना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बेटे, अपने ईएस के सिलेबस में आते हैं लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। क्यों लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल? बिकॉज ये सब कुछ डिजिटल है। अभी आप एज एन ऑडिटर जा रहे हो, ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है बेटे सब कुछ आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में केवल इनपुट दिखता है और आउटपुट दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए केवल इनपुट दिखता है और आपको रिजल्ट दिखाई देता है, बीच का प्रोसेसिंग कभी आपको दिखता है क्या कि इसको कंप्यूटर ने कैसे प्रोसेस किया, आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हाँ, तो उसी को हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल नहीं है, यही रिस्क है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ऑडिट ट्रेल है तो रिस्क नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल एंड दैट्स गुड, वी कैन गो एंड चेक। बट अगर जो विजिबल ही नहीं है फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल बिकम्स अ रिस्क फ्रॉम वेंडर का एंगल। तो बस इतने पॉइंट्स आप याद रखिए, कुछ कस्टमर के रिलेटेड और कुछ वेंडर के रिलेटेड। तो कस्टमर के क्या क्या पॉइंट्स है? प्राइवेसी, सिक्योरिटी, क्वालिटी इश्यूज, हिडन कॉस्ट, डिले इन गुड्स, इंटरनेट का दिक्कत हो सकता है और आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। जो वेंडर के पॉइंट से वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आ सकता है, एनोनिमिटी का प्रॉब्लम, एनोनिमिटी से जो है एक और एक जो है वो नीचे रिलेटेड पॉइंट है, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, फिर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कस्टमर कभी भी ऑर्डर कैंसिल करेगा, अरे मेरे को तो कॉस्ट लग गया ना, अटैक फ्रॉम हैकर्स, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, और लास्ट में क्या है? डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। बस ये आंसर आपके पकड़ में आ जाना चाहिए। अगर ये आंसर एग्जाम में आता है तो आपको कोई भी 6 पॉइंट लिखना है, तो मन में आपको याद रखना कि कोई भी कस्टमर के 3 पॉइंट लिख लो, वेंडर के 3 पॉइंट लिख लो, आपकी नैया पार हो जाएगी, दैट इज इट। और अभी आप मुझे बताओगे आगे जब आपको ऑडिट ट्रेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। सर कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है? कोई बच्चा मुझे एग्जांपल देगा या कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जो मेजर्स लेते हैं वो कंट्रोल है। वेरी गुड। अभी देखो एग्जामिनेशन में फेल हो सकते हैं, ये रिस्क है। आपने क्लासेस लगाई, आप रिवीजन करोगे, आप टेस्ट सीरीज दे दोगे, आइडियली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ये क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म। दिस इज व्हाट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। आप रास्ते पर जा रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, ये रिस्क है, सीट बेल्ट लगाते हो, हेलमेट लगाते हो, ये क्या है? दिस इज कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल लगाने से रिस्क पूरी जीरो हो जाएगी ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट जरूर कम हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कोरोना वायरस हो गया तो आदमी जो है वो सीधा निपट जाता है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन लगा ली, मास्क पहन लिए, लॉकडाउन लगा दिया, ये जो सब कुछ किया, ये सब कुछ क्या है? इट इज़ कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ई कॉमर्स की दुनिया में हम सबसे पहला सीखेंगे कि कंट्रोल का मतलब तो हमने समझा, और इसका डिटेल डिस्कशन हमने बेटा
कॉमन पूल कॉन्सेप्ट में भी किया था। अब बात करेंगे दैट हु शुड कीप कंट्रोल इन ई कॉमर्स, किसने कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यह आंसर है। वापस इस आंसर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा छोटा सा जो है ना चार्ट बना सकते हो कि ये जो पहले 3 पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर टॉक्स अबाउट मेन पार्टीज, और फिर हम इसको नीचे लिखेंगे इधर से सेकेंड पार्ट में अदर पार्टीज। बस इसको ऐसे याद रखो आप, है ना। हु शुड कीप कंट्रोल इन ई कॉमर्स, तो दो तरह के लोग जो है वो ई कॉमर्स में कंट्रोल मेंटेन करते हैं, एक मेन पार्टीज और एक अदर पार्टीज। मेन पार्टीज में कौन कौन आ रहा है? मेन पार्टीज में सबसे पहले आएगा आपका यूजर, मतलब हम लोग। सर हम कैसे ई कॉमर्स में कंट्रोल रखेंगे? इसका ये मतलब है कि जो ई कॉमर्स को यूज करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जेन्युइन बायर्स बने, बिकॉज अगर हम ही फ्रॉड करेंगे तो ई कॉमर्स कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इमेजिन करो, इंडिया के सब लोगों ने डिसाइड किया अमेजॉन की बैंड बजानी है, हमको फ्लिपकार्ट को आगे लेके जाना है, अमेजॉन की ब्रांड बजानी है। आई एम नॉट अगेंस्ट अमेजॉन, बट आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, या जो अपना फ्लिपकार्ट है वो देसी है, अमेजॉन जो है साइमन गो बैक वाला हमको करना है, तो क्या करेंगे? सब लोग फेक परचेस करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यूजर ने सबसे पहले कंट्रोल रखना चाहिए ई कॉमर्स में, ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन करे, फेक परचेसेस वगैरह कम करे, तो यूजर कंट्रोल रखे। और क्या करे? क्या सेलर्स, बायर्स, मर्चेंट, मतलब यहाँ पर आप बायर्स को कट कर सकते हो, बायर्स को यहाँ से उड़ा दो आप, बिकॉज इट इज़ अ मिस प्रिंट फ्रॉम आईसीआई का साइड। उनको ईमेल्स लिखते हैं हम लोग बहुत सारे कि भैया ये हटा दो, वो हटा दो, करते नहीं है। सेलर्स एंड मर्चेंट्स, क्या सेलर को भी ई कॉमर्स में जो है वो कंट्रोल रखना पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली रखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से बताए, प्रोडक्ट का अच्छे से कैटलॉग मेंटेन करे, कोई गारंटी वारंटी तो उसको अच्छे से मेंटेन करे, सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉलिसी मेंटेन करे। और हमने जहाँ तक आपको बताया तो एक्चुअली ये चीज़ें मेंटेन होती है। अगर आपको याद है तो हमने आपको फ्लिपकार्ट के साइट पर लेकर गए थे, वहाँ पे आपकी सारी पॉलिसीज़ मौजूद थी। आपका जो रिटर्न, शिपिंग, कब डिलीवरी देगी, कितना स्टॉक में अवेलेबल है, कितने कलर्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर आपने जो है वो डिस्प्ले कर देनी चाहिए, ताकि बायर एक ऑथेंटिक बाइंग डिसीजन कर सके। तो सेलर और मर्चेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो भी कंट्रोल मेंटेन करे। थर्ड पार्टी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल मेंटेन करे? गवर्नमेंट अगर कंट्रोल इंटरनेट पर मेंटेन नहीं करेगी तो भैया लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बना दीजिए कि कैसे आप इसको टैक्स करोगे। जैसे पहले जब नया नया जीएसटी आया था तब इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग कि यार ये ई कॉमर्स में कैसे इसको एप्लीकेबल करेंगे, बिकॉज लॉज क्लियर नहीं थे। बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट की बात देखो तो उसका इनकम क्या है? सेलिंग से थोड़ी उसको इनकम आता है, वो तो कमीशन से इनकम कमाता है। बिकॉज सेलर ए है, उसने अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करा, बायर बी ने उसको बाय कर लिया, 1000 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से गया तो उसने बीच में 200 रुपये रखे, 800 रुपये वापस सेलर को दे दिए। तो फ्लिपकार्ट का जो टर्नओवर है, एक्चुअल इनकम उसका 800 रुपये, सॉरी नॉट 800 रुपये, 200 रुपये, लेकिन उसका टर्नओवर कितना दिखता है? 1000 रुपये का। P&L के क्रेडिट में 1000 का सेल दिखेगा, P&L के डेबिट में 800 रुपये दिखेगा वेंडर पेमेंट, तो एक्चुअली कमीशन कितना बैठा? 200 रुपये। तो इसको कैसे जीएसटी में हम फॉर्म करें और कैसे इसको हम टैक्स करें, ये गवर्नमेंट को लॉज एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। और डेफिनेटली अब तक तो सारा चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मूथ तरीके से इसको बना दिए। कंपनीज लाइक ओला एंड उबर, इसको कैसे टैक्स करें हम? इनका तो ना गाड़ी है ना ड्राइवर है, इनका तो केवल सर्विस है, छोटा सा कमीशन कमा रहे। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मॉडल को कैसे हम लोग लेकर के आए, ई कॉमर्स को कैसे हम लोग इसको टैक्स सिस्टम में बैठा है ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए, और इसको लीगलाइज कैसे करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट बनाया, जो हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे सीखेंगे। सो ये 3 पार्टीज को मेन कंट्रोल रखना है, पहले यूजर, सेलर, मर्चेंट एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ। नाउ वी कम टू अदर पार्टीज। अब अदर में देखिए ये अदर पार्टीज होगी कौन कौन सी। एक है आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपका जो कुछ इंटरनल नेटवर्क, इंटरनेट वाला कनेक्शन वाला जो सब कुछ है वो कंट्रोल मेंटेन करेगा। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो ईआरपी है, अभी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इतना बड़ा कंपनी है, उनका जो सिस्टम्स है उसको बोलते हैं ईआरपी। आपने कभी नाम सुना ईआरपी का? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? यस। चैप्टर 2 में भी हम इसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो कि जिन्होंने फ्लिपकार्ट को टेक्नोलॉजी बना के दी है, उनका भी जिम्मेदारी मतलब कि उसमें प्रॉपर कंट्रोल्स लगा दे। तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर विल ऑल्सो टेक केयर।
लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। लॉजिस्टिक से ही तो वो जरिया है जहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर को जाना है, तो लॉजिस्टिक वाले को भी उन्होंने क्या करा, इसमें ऐड कर लिया। आपको कितनी लॉजिस्टिक कंपनी का नाम याद है, कुछ बता सकते हो? जैसे ई कार्ट एक बहुत फेमस है, डिलीवरी बहुत फेमस है, और कौन से आपको याद है? फेडेक्स का नाम सुना है आपने? DHL भी है, ब्लू डार्ट भी है, एरएमएक्स कुरियर्स भी है, अपना इंडिया का स्पीड पोस्ट, वो भी तो क्या है, लॉजिस्टिक पार्टनर ही तो है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, वो कुछ अलग टाइप के लॉजिस्टिक पार्टनर है, ठीक है। पेमेंट गेटवेज, पेमेंट गेटवे वाले प्रोवाइडर, मतलब जैसे पेयू मनी, नाम सुना है आपने? पेयू मनी, हाँ या ना? पेयू मनी का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर। अरे आपने पेमेंट तो कभी ना कभी किया होगा ऑनलाइन। पेयू मनी, ऐसा कुछ सिंबल है उनका, पेयू और ऐसे मनी। रेजर से किया? हाँ, रेजर पे कह लो या पेयू मनी कह लो, बेसिकली ये पेमेंट गेटवे है जहाँ से आप इंटरनेट पर ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट तो ई कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है, मैं आपको हमेशा से बोल के चल रहा हूँ। आपको COD माइंड में रखना नहीं है, आपको समझना है कि ऑनलाइन पेमेंट ही ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए पेमेंट गेटवे को इज्जत दी गई कि भैया ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर जो है, इनका भी काम है कि उसको सिक्योरिटी सही से प्रोवाइड करे ताकि ऑनलाइन कोई दिक्कत ना आए। तो एग्जाम में इसमें बेटा MCQ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से पार्टी जो है वो ई कॉमर्स में कंट्रोल रखते हैं। तो आपको याद रखना है दो पार्टीज, दो कैटेगरी वाली पार्टीज है, एक है आपकी मेन पार्टीज और एक है आपकी अदर पार्टीज। मेन में 3, यूजर, सेलर, मर्चेंट और लास्ट में गवर्नमेंट। और अदर पार्टीज में कौन कौन आ रहा है? नेटवर्क, सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक के पार्टनर, टेक्नोलॉजी वाले पार्टनर एंड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स। इन सभी की जिम्मेदारी होती है ई कॉमर्स में कंट्रोल मेंटेन रखे। ठीक है, अब तक तो हमको ये समझा कि कंट्रोल मेंटेन रखना चाहिए। कौन रखेगा ये भी हमने सीख लिया। अब ये जानेंगे कि कंट्रोल कैसे मेंटेन करें, हाउ डू वी मेंटेन अ कंट्रोल इन ई कॉमर्स। तो उसके लिए हमारे पास अगला आंसर आ रहा है और इसको आप स्टार मार्क कर लो। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, मतलब इन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस से हम ई कॉमर्स में कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। आपके इस चैप्टर में कंट्रोल की केवल 1% झलक है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ 1% झलक है। कंट्रोल का एक्चुअली जो स्वरूप है, जो एक्चुअल रूप है, वो आपको चैप्टर नंबर 3 में दिखाई देगा। उधर तो हद भर भर के कंट्रोल है, एकदम ऐसे मतलब स्वाहा है, पूरा कंट्रोल उधर ही है। यहाँ पर एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो क्या क्या करोगे आप एज एन ई कॉमर्स प्लेयर, ये चीज़ें करोगे, इन पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे तो कंट्रोल मेंटेन रहेगा। हमने ये तो सीखा कंट्रोल कौन मेंटेन करेगा, अब ये सीख रहे कि कंट्रोल कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट स्टेप इज एड्यूकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। इधर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये H की जगह K है। एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। नाउ हु आर द पार्टिसिपेंट? आप इमेजिन करो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, तो आप तो मेन प्लेयर हो और आपके साथ जो बाकी के सेलर्स है, दोज सेलर आर योर पार्टिसिपेंट। तो उनको जाके एडुकेट करो, उनके सेमिनार कंडक्ट करो, उनको ईमेल्स भेजो, हो सके तो अपने आदमियों को उनके शॉप्स पर भेजो और उनको समझाओ कि कितने टाइप की रिस्क होती है। हमने देखा ना, वेंडर के रिलेटेड रिस्क, कस्टमर के रिलेटेड रिस्क, बिकॉज अवेयरनेस लाने से भी काफ़ी चीज़ें साफ हो जाती है। मतलब जैसे देखो, सबसे पहले जब कोविड-19 आया था, किसी को उसके बारे में पता नहीं था। फिर इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने उसके अवेयरनेस के लिए, अभी भी अगर आप किसी को डायल करते हो तो पहले अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ रही थी, फिर बीच में अभी किसी लड़की की आवाज़ आती है कि भारत में बनी वैक्सीन प्रभावी और क्या है, कुछ बोलती है वो बहुत सारा बोलती है। अमिताभ बच्चन का भी एकदम बढ़िया सा आ रहा था, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये सारी चीज़ें क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, बिकॉज अवेयरनेस आने से भी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाती है। तो पहला पॉइंट वही है, एडुकेट द पार्टिसिपेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्क। अगला पार्ट क्या करोगे आप, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, थोड़ा रीडिंग भी करेंगे। एवरी पार्टिसिपेंट नीड्स टू बी एजुकेटेड, sensitized toward risk associated with such transaction. Organization need to put in place infrastructure, policy, guidelines for the same. These policies may include the following: frequency and the nature of education program, मतलब कब कब आपको जो है उनके साथ सेमिनार करना है, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल, वॉट एवर द केस में भी। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सच प्रोग्राम, कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे आपके? लॉजिस्टिक वाले होंगे क्या,
या आपके टेक्नोलॉजी सर्विस वाले होंगे क्या, या आपके सेलर्स होंगे क्या। अब बोलोगे सर बायर क्यों नहीं है, बेटे बायर का पॉइंट आगे आ रहा है, बायर का पॉइंट नीचे, अदर देन बायर सारे ऊपर इसमें कवर हो जाएंगे। सबको हम ज्ञान बांटेंगे, सबको ज्ञान बांटेंगे, जैसे अभी भी हम आपको ज्ञान ही बांट रहे हैं, तो ऐसे ई कॉमर्स वाले अपने पार्टिसिपेंट्स को ज्ञान बांटेंगे। ज्ञान बांटने से भी चीज़ें आसान हो जाती है। तो दैट इज वन वे ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द रिस्क। अगला पॉइंट क्या करोगे, सेलर सबको बता दिया, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। तो देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर्स, मतलब ई कॉमर्स अपने कस्टमर को भी बताएगा कि हम ये स्टेप्स कर रहे हैं, इतनी इतनी टाइप की रिस्क है और आपका डेटा हमारे पास सेफ है, सो डोंट वरी। ऐसा कम्युनिकेट भी करना जरूरी है। जैसे देखिए आईसीआई के मन में जो कुछ भी होता है वो आपको फ़ोन करके बोलता है या वो अपने वेबसाइट पर एज एन अनाउंसमेंट फ्लैश कर देता है। क्या करता है आईसीआई, व्हाट अनाउंसमेंट करके फ्लैश कर देगा। यही टेक्निक ई कॉमर्स वाले भी यूज़ करते हैं कि जो भी कुछ उनको कहना है आपसे, आपको फ़ोन करके नहीं बोलेंगे। बिनी बंसल का फ़ोन काबरा को नहीं आएगा कि काबरा जी हमने बहुत बढ़िया सा 256 बिट इंक्रिप्शन लगाया है। अरे भैया काबरा अकेला थोड़ी है, पूरा नासिक को माल बेचना है, पूरे इंडिया को माल बेचना है वहाँ पर, तो आपको वेबसाइट पर फ्लैश करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करो आप कि क्या क्या स्टेप्स आप ले रहे हो ताकि उनका विश्वास आप पर बैठे। ज़रा देखिए क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में कस्टमर को बताइए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बताइए, शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसीज़ के बारे में बता दीजिए कि अगर शिपिंग चार्जेस लगना है तो कितना लगेगा, कब तक आपका प्रोडक्ट शिप हो जाएगा एंड सो ऑन। और रिफंड पॉलिसीज़ भी क्लियर कट बता दो कि हम इस पर रिफंड करेंगे नहीं करेंगे, राइट, कुछ इस हिसाब से। तो कस्टमर को कम्युनिकेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस द रिस्क। दो तरीके, पहला एजुकेट द पार्टिसिपेंट्स, दूसरा कस्टमर बहुत बड़ा हमारा पार्ट है तो उसको कम्युनिकेट करेंगे हम। कैसे करेंगे, तो पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्राइवेसी पॉलिसी, आपका शिपिंग वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन देकर के हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। व्हाट इज द थर्ड टेक्निक, एंश्योर कंप्लायंस विथ इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। एंश्योर कंप्लायंस विथ इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। देखो EIS में जो है इट इज़ नॉट ओनली नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बट इट इज़ ऑल्सो द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। आपको एक बड़ी कंपनी के बोर्डरूम के मैनेजमेंट के जैसा सोचना है। और इसकी तो और बातें करेंगे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब SM में तो पूरे बिजनेस की ही बातें होंगी। मतलब ये अंबानी क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, ये टाटा ने क्या स्ट्रेटेजी लगाया है ना, ये टाटा ने जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाई है ये किस स्ट्रैटेजी के तहत लाई। ऐसी बहुत सारी बोर्डरूम की बातें हम SM में करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब है सर बताता हूँ। अब इमेजिन करो आपने और मैंने मिलके एक नया ई-कॉमर्स वेंचर अपन ने ओपन करा और हमने उसका नाम रखा aflatun.com। जी हाँ, हमने क्या नाम रख दिया इसका, aflatun.com। और हम इसमें सारी अफलातून चीज़ें सेल कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो चीज़ें ऐसे लोगों को नहीं मिलती, इजीली ई-कॉमर्स पर नहीं मिलती, वो हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कुछ भी डिफेंस के गन्स वगैरह ऐसे अलाउड तो नहीं है बट इमेजिन करने में क्या जा रहा है, गन्स वगैरह सेल कर रहे हैं, RDX वगैरह सेल कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग, लीकर वगैरह सेल कर रहे हैं, कुछ इस हिसाब से। लेकिन जब हम एक ई-कॉमर्स कंपनी बना रहे हैं तो वी आर नॉट द फर्स्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री। हम तो नए हैं, हमारे पहले और भी बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में। तो ये क्या कहते हैं कि क्योंकि तुम अभी नए नवेले हो, यू आर अ न्यू पर्सन टू दिस इंडस्ट्री, सो अगर आपको खुद का दिमाग है तो ठीक है, नहीं दिमाग है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को देखो, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, व्हाट स्टैंडर्ड दे फॉलो, यू फॉलो दो स्टैंडर्ड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर आपने और मैंने मिलके एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करी जहाँ पर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन आप नए हो, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, एप्पल जैसी कंपनीज पहले से मार्केट में मौजूद है, तो उनके जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है अगर हम उनको भी फॉलो कर लेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड थ्रू विच यू कैन कीप कंट्रोल, फॉलो योर लीडर्स इन द मार्केट। तो उसको वही कह ले हम लोग, एंश्योर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड। अब जैसे अगर मैं ई-कॉमर्स की बात करूँ तो हर ई-कॉमर्स कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन या जो भी कुछ डेटा है उस पर 256 बिट का इंक्रिप्शन लगा के रखे। तो ये फ्लिपकार्ट भी लगा रहा है, स्नैपडील भी लगा रहा है, अमेजोन भी लगा रहा है,
तो अपने को भी है जरूरी इसको लगाना, तो ये अगर अपने को दिमाग नहीं है तो किसी और से सीख लो, दिक्कत ही क्या है। तो ये वो वाला पार्ट है, इंश्योर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। अगला पार्ट है प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। इंट्रूजन को अंडरलाइन करो और ब्रैकेट में लिखो अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस। उनका ये बोलना है कि इन बातों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? पहली बात, वायरस। कंटिन्यूसली अपने सिस्टम्स को स्कैनिंग करते रहो। क्या आपके मोबाइल फ़ोन में कभी वायरस आया है? क्या आपको ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस आया? यस सर। तो फिर उस केस में आपने क्या करा? स्विच ऑफ करके स्विच ऑन। बेटा उससे उसको वायरस एक्टिविटी नहीं बोलते, उसको टेक्निकल ग्लिच बोलेंगे। वायरस एक्टिविटी नहीं है वो। वायरस एक्टिविटी इज समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज योर डेटा। वायरस एक्टिविटी समथिंग इज दैट मीन्स अगर स्विच ऑफ होकर स्विच ऑफ भी कर दो उससे भी कुछ नहीं होगा, फिर भी द प्रॉब्लम कंटिन्यूस, उसको बोलेंगे वायरस। तो उसके लिए क्या करना है आपको? वायरस की जानकारी रखिए। दुनिया में कितने टाइप के वायरस है, ई कॉमर्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से वायरसेस है। जैसे एक बहुत ही फेमस वायरस का नाम मैं आपको बता दूं, रैंसमवेयर। क्या आपने इसका नाम सुना है? रैंसमवेयर ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक वायरस है, जो इसका अभी तक ब्लॉकेज और इसका क्या बोलते हैं ना, एंटीडोट अभी तक नहीं निकला है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन तो निकली है बट 100% सोल्यूशन नहीं निकला है, उसी तरह से रैंसमवेयर आज भी बहुत खतरनाक वायरस है। वो कंप्यूटर में आपके आ गया तो भैया बर्बाद हो गए आप। आपको कंप्यूटर उठा के फेंक देना पड़ेगा। यू कैन नॉट रीयूज द डेटा, आपका पूरा डेटा लॉक कर देता है रैंसमवेयर। तो ऐसे कुछ वायरस की जानकारी रखिए आप और कंटिन्यूसली अपने सिस्टम्स को स्कैन करते रहो, ताकि अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो टाइमली एक्शन आप ले पाओगे। आगे, हैकर्स। हैकर से सावधान रहिए। हैकर से बचने के कई तरीके होते हैं। अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को प्रॉक्सी मोड पर डाल दो, अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को हाइड करके रखो, है ना। फिर आप 3 tier आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, दैट इज अगेन अ मैकेनिज्म ऑफ सेविंग योर सिस्टम्स फ्रॉम हैकर। 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपके पास। आपका सबसे मेन तो डेटाबेस है, तो हैकर आया भी तो पहले प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा, तो वहीं से कनेक्शंस काट दो। तो ये कुछ एक्टिविटीज आपको करनी जो हैकर से आपको बचाएगी। पासवर्ड्स, जितने भी आपके पासवर्ड है सबको सिक्योरिटी में आपको रखना पड़ेगा। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। क्या आपको एंड्रॉयड में कभी अपडेट आता है? क्या आपके फ़ोन में कभी अपडेट आया है? तो नॉर्मली जो अपडेट आता है वो 2 तरह के आते हैं। एक होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बदल रहा है, जैसे Xiaomi का MIUI 11 आया, उसके बाद MIUI 12 भी आ गया, तो वो हो गया वर्जन अपडेट। लेकिन जो छोटे छोटे अपडेट आते हैं ना 500 MB के, 400-450 MB के आसपास के अपडेट, वो होता है सिक्योरिटी पैच। ऐसा लिख के आता है, क्या होता है? सिक्योरिटी पैच। तो बेसिकली उससे आपकी सिक्योरिटी एनहांस होती जाती है आपके फ़ोन्स की। वैसे तो आपका कंप्यूटर का भी होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज़ है, पायरेटेड की बात ही नहीं कर रहा मैं, अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज़ का लाइसेंस है तो हर 2-3 महीने में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एंटीवायरस का अपडेट, फायरवॉल को अपडेट करने वाला पैच आता है। तो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना है ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे। सेंसिटिव डेटा। सर व्हाट इज अ सेंसिटिव डेटा? आप इमेजिन करके बताना, व्हाट इज अ सेंसिटिव डेटा? फ्लिपकार्ट के एंगल से सेंसिटिव डेटा क्या होगा? कस्टमर का डेटा सेंसिटिव है, उसका खुद का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव डेटा है। इतने सारे जो सेलर्स है उनके प्रोडक्ट का प्राइसिंग, उनका डिस्काउंट, उनका हिसाब किताब, ये सब कुछ सेंसिटिव डेटा है, राइट। तो ये सेंसिटिव डेटा को आप आइडेंटिफाई करो, विच इज़ अ सेंसिटिव डेटा, विच इज़ नॉट अ सेंसिटिव डेटा। मतलब जैसे अगर आपके फ़ोन में अगर आप जाके चेक करो तो 80% आपका डेटा कोई काम का ही नहीं है, राइट। आप एक ही पोज में 4 सेल्फी खींच ले रहे हो, अरे एक ही खींचो ना, 4 क्या करोगे? 3 कॉपीज वेस्ट है, 1 कॉपी जेन्युइन है। आपने देखा होगा बहुत बार प्रोग्राम वगैरह जब होते हैं, बर्थडेज वगैरह, तो कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो फटाफट से फोटो खींचता है। अरे पागलों की तरह एक ही पोज के 4-4, 5-5 क्लिक हो रहे हैं, तो अननेसेसरी डेटा क्रिएट कर रहे हो आप। तो आइडेंटिफाई करो पहले कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है, कौन सा नॉन सेंसिटिव है, फिर नॉन सेंसिटिव को हटाओ बाजू में, जो सेंसिटिव है उस पर सिक्योरिटी को आपको बिल्ड करना है। ये भी बड़ा टास्क होता है, सेंसिटिव को आइडेंटिफाई करना। अगर मैंने आपको बोला जाओ बेटा अपने मोबाइल के गैलरी में जाके देखो कौन से फोटोज़ को डिलीट करना है, पूरा दिन लग जाएगा आपको ये सोचते हुए कि मैं क्या डिलीट करूं और क्या डिलीट नहीं करूं। तो ये बड़ा टास्क होता है, व्हाट इज सेंसिटिव एंड व्हाट इज नॉट सेंसिटिव।
तो इसकी जानकारी आपको रखनी है और इस हिसाब से आप कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो। तो ये कुछ 4 तरीके हैं कि जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें? पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट कर लो, अपने कस्टमर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करो, उसके बाद इंडस्ट्री में जो लीडर्स है वो क्या फॉलो करते हैं उनको फॉलो करो, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और लास्ट में इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या क्या? वायरस, हैकर, पासवर्ड, सेंसिटिव डेटा एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। सारे बच्चे एक बार, आर यू विथ मी? क्या आपको समझ में आ रहा है हमारा जो डिस्कशन हो किस ओर जा रहा है? यस। चलो अब एक वक्त हो गया है सॉन्ग का, और हम ऐश्वर्या जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप जो है बढ़िया सा एक सॉन्ग गा दो हम सबके लिए, है कि नहीं? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा, क्लास में जो है नॉट नेसेसरी गाना ही गाना, ठीक है। अगर किसी बच्चे में कोई स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करना चाहते हो तो भैया मोस्ट वेलकम, बहुत मज़ा भी आता है उसमें। या फिर लगा ले जब तू लिपस्टिक वाला जैसा कोई गाना भी अगर गाना चाहता है तो गा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। चलिए अब जाएंगे थर्ड पार्ट पे, आपके रिस्क के जो एक नया मोड में हम जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म साइबर सिक्योरिटी? क्या आपने इसका नाम सुना है कभी? साइबर साइबर ऐसे बहुत नाम सुना होगा आपने। यस। ये मत बोलो कि सर साइबर कैफे सुना, ठीक है। तो साइबर साइबर मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब, क्या होगा ये कॉन्सेप्ट? कुछ आइडिया कुछ? साइबर मतलब आर्टिफिशियल स्पेस। हाँ, साइबर का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की दुनिया की वर्चुअल स्पेस, करेक्ट। अगर आपका कोई फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बना रहा है, साइबर फ्रॉड है। अगर आपका अकाउंट से कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ करता है, वो साइबर फ्रॉड में आ जाएगा। मतलब कंप्यूटर का यूज करके जब कोई फ्रॉड किया जाता है या कंप्यूटर की वर्चुअल दुनिया का कोई फ्रॉड किया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे साइबर वर्ल्ड का फ्रॉड है। तो बेसिकली ये साइबर वर्ल्ड क्या है? कंप्यूटर की वर्चुअल दुनिया है जिसको हम कहते हैं साइबर वर्ल्ड, करेक्ट। तो इसके कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होती है और उसका इम्पैक्ट हमको देखना है। अभी इतनी देर से बेटा हम वही देख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमको दो, हाँ बोलिए, यस टेल मी, क्या हो गया? रिद्धि क्या हो, कुछ बोल रहे हो आप? गलती से माइक, अरे बाप रे, मतलब बच्चे मस्ती कर रहे बैठ के, बिल्कुल है ऐसे वाली बात होगी। देखिए हमको यहाँ पर क्या क्या कवर करना है क्या क्या करना है हमको देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क हमको देखना है कि क्या इम्पैक्ट होगा। फिर आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315 हम देखेंगे। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ई कॉमर्स में किन बातों का ध्यान रखना है, वो ये टाइटल है। इसका हिंदी मीनिंग कितना बड़ा है, इंग्लिश में कितना, वो 2 ही सेंटेंस लिखे, प्रिंसिपल्स एड्रेसिंग द की साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स। मतलब इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दे देंगे या ये चीज़ें हम करेंगे तो साइबर वर्ल्ड के जो खतरे हैं ई कॉमर्स को, वो कम हो सकते हैं। जीरो तो नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये भी हमको देखना है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। आप इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है ये, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन इन ई कॉमर्स। तो चलो भाई देखेंगे सबसे पहले साइबर रिस्क। सबसे पहले देखेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आपका वेबसाइट हैक हो गया, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हैक हो गया, अमेजॉन का हैक हो गया, ओला उबर का वेबसाइट हैक हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का वेबसाइट हैक हो गया, तो कैसा इम्पैक्ट होगा उन कंपनीज पर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे होगा? सर अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई ना, तो आपका जो सारा डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हैकर के पास चला जाएगा और वो आपसे पैसे डिमांड करेगा कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे मैं आपका डेटा रिलीज नहीं करूंगा। इसी को बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। मैं भी आपको बता रहा था। तो नॉर्मली रैंसमवेयर में क्या होता है, हैकर एक वायरस आपके कंप्यूटर में प्लांट करता है और आपके कंप्यूटर का सारा जो डेटा है बेटा वो उसको लॉक कर देता है,
और आपसे बिटकॉइन की डिमांड की जाती है, जानते हो नहीं जानते हो बिटकॉइन के बारे में नाम सुना है आपने थोड़ा बहुत? यस। तो वो बोलेगा कि मेरे को बिटकॉइन में पेमेंट करो आप। बिटकॉइन इज नथिंग बट अ क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पेमेंट का ये बहुत ही एडवांस वर्जन है। ये मतलब बहुत ही समझ के बाहर है। आप अभी हम उसके डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे वरना क्लास का जो डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। बस आप इतना समझिए कि आपसे बिटकॉइन में पेमेंट जो है वो मांगा जाएगा, और जब तक आप बिटकॉइन में पेमेंट नहीं करोगे आपका डेटा रिलीज नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि यदि अगर आपने कुछ भी डेटा को डिक्रिप्ट करने का ट्राई करा तो हम यहाँ से पूरा डेटा को डिलीट कर देंगे। और ऐसा एक्चुअल में बहुत लोगों के साथ हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट आप पे होगा, पैसा डिमांड किया जाएगा। यह हो सकता है आपका लॉस ऑफ गुड्स हो जाए, लॉस ऑफ आपके अकाउंट से मनी डेबिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट। व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट? ऑपरेशनल इंपैक्ट कैसे आएगा कंपनी पे? कुड बी इफ द सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट नंबर्स, रिसीट्स, पेटेंटेड प्रोडक्ट एक्सेट्रा कुड बी ब्रीच, मतलब टूट सकता है। would result in legal and regulatory actions on the company on account of breach of confidential information। इमेजिन करो फ्लिपकार्ट की गलती की वजह से उनके वेबसाइट हैक हो गया और आपके ही अकाउंट में इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली गई, और उसकी वजह से उसने आपके अकाउंट में से 1 लाख रुपए कट कर लिए। तो एज अ कस्टमर आप हैकर को पकड़ोगे कि फ्लिपकार्ट को दोष दोगे? क्या करोगे आप? फ्लिपकार्ट की आप जाके बोले कि फ्लिपकार्ट तेरे पास मेरा डेटा था, वो तेरा हैकिंग हुआ, क्या हुआ वो तेरा प्रॉब्लम, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तेरी वजह से डेटा उधर गया और मेरा पैसा इधर से कट हो गया। तो ऐसा आपका मार्केट में गुडविल खराब हो सकता है, मार्केट में रेपुटेशन में गेट वैनिश्ड अवे। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। तो दो तरह की दिक्कत हो सकती है। एक तो होता है बहुत ऑब्वियस है फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, एंड सेकेंड गुडविल में इम्पैक्ट हो जाएगा, कस्टमर में आपका नाम खराब हो जाएगा, कस्टमर आपको पागल कर देगा। उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। दैट इज दैट पॉइंट। हाँ, अभी बात करेंगे SA 315, रिस्क टू एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका टाइटल नहीं है, ये तो अपने इंस्टीट्यूट ने इसको टाइटल दिया है। SA 315 का सर क्या टाइटल है, ये आपके लिए होमवर्क है, कल ढूंढ के लाना। नोट्स आपके पास होंगे ऑडिट के, तो कल मुझे आप बताओगे कि SA 315 जो है उसका मीनिंग क्या है सर। आई मीन व्हाट इज द टाइटल ऑफ SA 315? आप जानते हो ना, हर एक जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होता है उसका एक नाम होता है, जैसे अपने अकाउंटिंग साइड का नाम होता है, विच इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का भी नाम होता है। तो SA 315 का क्या नाम है आप मुझे ढूंढ के कल बताओगे। तो ये चीज़ हम कल कवर करेंगे अगले लेक्चर में। हम अभी आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ को करेंगे आज, और आज की क्लास को एंड करेंगे। प्रिंसिपल्स एड्रेसिंग की, हाँ बोलिए। Identifying or assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. वेरी गुड। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय, क्या है वो, आइडेंटिफाइंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। Understanding the entity and its environment. एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वेरी गुड। तो SA 315 बेटा वो है। चलो अब एक बच्चे ने बता ही दिया है तो हम इसी को कंटिन्यू करते हो, फिर इसको करके एंड करेंगे, बाकी का अगले क्लास में करेंगे। तो SA 315 क्या कहता है, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑडिट में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपको ऑडिट में यही पढ़ना है, लेकिन वो ऑडिट में जब उधर पढ़ोगे आप वो अलग एंगल से पढ़ोगे, यहाँ पर हमको अलग एंगल से पढ़ना है, बट मीनिंग इज सेम। SA 315 कहता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। एंटिटी मतलब जो ऑडिटिंग जिसका आप कर रहे हो, वहाँ पर जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है या जो भी वहाँ पर सिस्टम्स है, वहाँ पर कुछ बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको बोलेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है बड़ी गड़बड़, ऐसी बड़ी गड़बड़ जिसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, उसको बोलेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो उसको एसेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब आप ऑडिट पर जाओगे, राइट। तो ये ऑडिटर के लिए हो गया, ऑडिटिंग में पढ़ना है। SA 315 यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट के एंगल से पढ़ना है, मतलब मैनेजमेंट ने भी इसका गाइडेंस लेना है कि ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है अगर हम ई-कॉमर्स में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिलायंस ऑन सिस्टम्स और प्रोग्राम्स दैट आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ। अब क्योंकि आप एक ई-कॉमर्स कंपनी हो तो आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में है। तो यदि वो सिस्टम ही गलत है जिसके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करते हो डेटा लेकर के, तो आपका अल्टीमेटली डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है
तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा कर रहे हो अगर वो सिस्टम में ही गड़बड़ है, क्या बोला पहली लाइन तो वही लिखी है, रिलायंस ऑन सिस्टम्स ऑफ प्रोग्राम दैट आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग द डेटा, राइट। इमेजिन करो आपका फ़ोन में कोई वायरस है और आपके फ़ोन में आपने कई सारी इंपॉर्टेंट कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह स्टोर करके रखी है, इसके बेसिस पे आप सामने वाले से बात करके इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर इसमें ही डेटा गलत है तो आपका डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया इसका ध्यान रखो, इसमें डेटा सही से प्रोसेस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा दैट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा और इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा। ना व्हाट इज एन अनऑथोराइज एक्सेस, इसको बड़ा समझना जरूरी है। अब देखिए ये मेरा फ़ोन है, इसको ध्यान से, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन है ना, अगर ये मेरे पास है, मेरे को इसकी सिक्योरिटी का नॉलेज, मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि हम इसको देख पाए यहाँ पर। हाँ अब ठीक है। तो अब ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसको ऐसे ऊपर करा तो यहाँ पर कुछ पैटर्न के लिए बता रहा है। अब ये पैटर्न मेरे को पता है, पैटर्न मेरे को पता है, तो ये मेरा फ़ोन ओपन भी हो गया यहाँ पर। तो आई एम एन ऑथोराइज यूजर ऑफ द फोन बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस फोन। तो मैं बन गया भैया ऑथोराइज एक्सेस वाला बंदा। ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका है, मेरे पास इसके पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो जैसे मैंने लगाया ऑटोमेटिकली फिर से फ़ोन ऑन हो गया, तो मेरे पास ऑथेंटिक पासवर्ड है, आई एम द ट्रू ओनर ऑफ दिस। लेकिन अगर यही फ़ोन का पासवर्ड कोई चुरा लेता है और कोई चुपके से मेरे फ़ोन को ओपन करके वहाँ पे डेटा को एक्सेस करता है, तो हम बोलेंगे वो जो दूसरा पर्सन है जिसने ये हरकत करी है, ही इज़ एन ऑथोराइज पर्सन, और जो उसने करा है उसको बोलेंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इतना सिंपल मीनिंग है। मतलब आपके अलावा कोई दूसरा बंदा अगर आपके डेटा को एक्सेस करता है तो हम उसको बोलेंगे अनऑथोराइज एक्सेस। तो ऐसे 315 कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके सिस्टम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो नहीं होना चाहिए था लेकिन उसको एक्सेस मिल रहा है डेटा का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो तो ऑथोराइज लोग हैं कि उनके पास आईडी पासवर्ड है। क्या कोई ऐसा बंदा है कि जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं होना चाहिए लेकिन उसके पास है और वो डेटा को एक्सेस कर रहा है? क्या अगर ऐसा है तो ये एक बड़े रिस्क से आपको खतरा हो सकता है, बिकॉज वो जो है आपका डेटा चुरा सकता है, गलत डेटा इनपुट करेगा, जो आया रिजल्ट उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो अनऑथोराइज एक्सेस आपको ध्यान देना है। दैट इज दैट पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है ऐसे 315 का, द पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी टू परफॉर्म। अभी देखिए, जब इतनी बड़ी कंपनी आप चला रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एक आईटी टीम मौजूद है, लेकिन आईटी टीम की अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए कि वो कौन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो फ्लिपकार्ट का मेन बोर्ड ऑफ मेंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर उनके बोर्ड में डिस्कशन हुआ है कि यार एक काम करते हैं, जितनी भी छोटी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में सबको अक्वायर कर लेते हैं, लेट अस गो एंड अक्वायर स्नैपडील, लेट अस गो एंड अक्वायर कैरेटलिन, लेट अस गो एंड अक्वायर जबोंग। मिंत्रा को तो अक्वायर कर ही चुके। ये एक्विजिशन के डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वहाँ पर हो रहा डिस्कशन, और ये उन्होंने उनके सिस्टम में भर के रखा। बिकॉज इतनी सारी बातें होती है, कुछ तो याद आपको रहता नहीं, तो इट्स बेटर कि आप सिस्टम में डाल के रखो। लेकिन ये सीक्रेसी वाला पॉइंट है, ये बाहर मार्केट में न्यूज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका फिर वो क्या कहते हैं ना कि काम अगर आपको बड़ा करना है तो थोड़ी सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी आपने, ये आपने डेटा डाल दिया सिस्टम में, और आपका जो आईटी वाला बंदा है उसको इस बात का पता चल गया कि आपने सिस्टम में क्या डेटा डाला है, तो ये डेटा आपका लीक हो सकता है और ये आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सकते। दैट इज दैट पॉइंट कि आईटी टीम को एक्सेस होता है, ठीक है, लेकिन एक हद से ज़्यादा भी उनको डेटा का एक्सेस नहीं चाहिए। दैट इज दैट पॉइंट। वापस से अगला पॉइंट आ रहा है, अनऑथोराइज चेंजेस टू डेटा इन द मास्टर फाइल। अब इस दुनिया में दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है मास्टर डेटा और एक होता है नॉन मास्टर डेटा। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? मास्टर डेटा है, नॉन मास्टर डेटा? मास्टर मतलब मेन, सिग्निफिकेंट। अच्छा, और नॉन मास्टर मतलब क्या? इनसिग्निफिकेंट। मतलब मास्टर इन द सेंस मतलब सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का फाइल और नहीं, मतलब अंडरस्टैंड। मास्टर डेटा का मतलब ये होता है, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम जब आप गए थे, फ्लिपकार्ट पे जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपका नेम,
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका जेंडर, जब ये चीज़ें आप डालते हो उसके बाद आपका प्रोफाइल बनता है फ्लिपकार्ट पर। ऐसे ही होता है, नॉर्मल ऐसे ही होता है, हाँ या ना? तो बेसिकली जब कभी भी कोई सिस्टम को आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो, जो पहली चीज़ आप बनाते हो वो होता है मास्टर डेटा। तो फ्लिपकार्ट पे आपने अकाउंट बना लिया, और जब आपने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना लिया उसके बाद आप उस पर फोटो अपडेट कर रहे हो, स्टेटस अपडेट कर रहे हो, कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर रहे हो। तो बेसिकली मास्टर डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कभी चेंज नहीं होता। क्या आपका नाम कभी चेंज होता है? नहीं। ईमेल एड्रेस नॉर्मली चेंज नहीं होता। आपका डेट ऑफ बर्थ सर बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो ऐसा डेटा जो पहले बनता है और जो नॉर्मली चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। और सर जो नॉन मास्टर डेटा है बेटा वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। वो क्या है? फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। जैसे स्टेटस अपडेट, हर दिन नया अपडेट आ सकता है। प्रोफाइल पिक को अपलोड करा, आप जो है कितनी भी चाहे उतनी जो है फोटो अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना, वट एवर इट मीन्स, ये हो आपका नॉन मास्टर डेटा जो फ्रीक्वेंटली बदलता है। करेक्ट? तो ज़्यादा खतरा होता है अगर नॉन जो मास्टर डेटा है उसमें अगर चेंज आ गया तो। इमेजिन करो हैकर ने जाके फ्लिपकार्ट फेसबुक पर जाकर आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल डाली, क्या होगा? सब लोगों को लगेगा आपकी एज कुछ तो हो रही है, आपके गलत नोटिफिकेशंस आपके सारे फ्रेंड्स को जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो नॉन मास्टर डेटा को इतना खतरा नहीं होता, मास्टर डेटा इज द मेन प्रॉब्लम। तो वही लिखा हुआ है कि मास्टर डेटा को अगर किसी ने बदल दिया तो बवाल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और एग्जांपल लेता हूँ। जब आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर के आपको अकाउंटिंग करनी होती है तो उधर सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ABCDE, अगर आपके ये 4 डेटर है तो लेजर A क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर B क्रिएट करना पड़ेगा। आज जो अकाउंटिंग में बेटा जो एंट्रीज पास करते हैं ना वो मैनुअल है, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता तुम्हारा डेबिट क्रेडिट क्या है, तुम्हारा लेजर का नेम क्या है। तो तुमको पहले सारे लेजर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग करोगे। तो अकाउंटिंग जो करोगे वो नॉन मास्टर डेटा है, लेकिन ये लेजर क्रिएशन का जो स्टेप है दैट इज अ मास्टर डेटा। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर मास्टर डेटा में किसी अनऑथोराइज पर्सन ने एंट्री मारी और उधर चेंज करा तो बवाल हो जाएगा। दैट इज दैट पॉइंट। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट। इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, जहां पर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है ऑटोमेशन ही होना चाहिए, फालतू में ह्यूमन इंटरवेंशन मत रखो। तो जब आप एंटिटी को ऑडिटिंग कर रहे हो IT एनवायरनमेंट वाली, तो वहां पर जाकर आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पर ऑटोमेशन लगा है लेकिन फिर भी मैनुअल इंटरवेंशन है तो कुछ गड़बड़ वाली बात है, आपको जाकर चेक करना पड़ेगा। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा एज रिक्वायर्ड। अब आपने क्लाउड पर डेटा रखा, आपने अपने कंप्यूटर में डेटा रखा, क्या कभी ऐसा होता है कि आपने उस डिवाइस को एक्सेस करने का ट्राई किया और वहाँ पर आपको आता है एक्सेस डिनाइड? कभी कभी पेन ड्राइव के केस में होता है कि आपने पेन ड्राइव लगाया लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, या उसके अंदर का डेटा आपको एक्सेस नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको लिख के आता है प्लीज़ फॉर्मेट द डिस्क बिफोर प्रोसीडिंग। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ सर। हाँ, वो मैं कल मतलब मेरा प्रोफाइल चेंज करने का ट्राई कर रहा था जूम का ही, हाँ, तो उधर ऐसे ही आ रहा था एक्सेस डिनाइड। वही बोल रहा हूँ। एक्सेस डिनाइड तभी आता है जब आपका मास्टर डेटा है, और वो सिक्योरिटी के लिए ही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको अगर एक्सेस सही तरीके से मिलना चाहिए, अगर आप मास्टर डेटा के ओनर हो, अगर आप कंपनी के CEO हो, राइट, इफ यू आर द मेन हेड ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी के हर डेटा का एक्सेस चाहिए, बिकॉज ही इज द मेन डिसीजन मेकर, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो उसको एक्सेस चाहिए। अगर उसको एक्सेस नहीं मिल रहा और प्यून को एक्सेस मिल रहा है तो ये गलत वाली बात है, आपको जाके देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे 315 आपको क्या कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स दे रहा है कि इन बातों पे आप ध्यान रखिए जब आप ऑडिटिंग करने जाएंगे किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का। तो ये है आपका टोटल SA 315, ठीक है ना। इसका और भी डिटेल नॉलेज आपको बेटा ऑडिटिंग के सिलेबस में आएगा। ये तो काफ़ी छोटी सी झलक है, बस इतना ही आपके सिलेबस में। इसका डिटेल वर्जन किधर है? ऑडिटिंग में। हमको सिर्फ टेक्नोलॉजी के एंगल से इसको देखना था। ऐसे ऑडिटिंग के बहुत सारे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, बाकी के अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय। बाय।